जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिकम गुरुजी पे। साथियों, इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी यानी बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे। ये 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसके मान लीजिए चारों ऑप्शन यदि हम देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम हो उसमें जब आप बैठेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखते हुए समझते हुए हर एक प्रश्न को समझेंगे। ठीक, तो चलिए एक एक करके सही प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसमें हम किसकी अध्ययन करते हैं? जब बात हम मनोविज्ञान की करते हैं तो इसमें हम अध्ययन करते हैं मानव जीवन की। किसकी? मानव जीवन की। तो जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो बालक के जीवन की। किसके? बालक के जीवन से रिलेटेड। और बालक हम किसको कहते हैं? तो बालक कहते हैं हम 18 वर्ष से नीचे तक जो भी हो उसको हम क्या कहते हैं? बालक कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब उत्तर पढ़ते हैं। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। क्या बाल्यावस्था 18 वर्ष तक होती है? नहीं। उत्तर 2, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। उत्तर 3 कहता है कि बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। देखिए, प्रौढ़ावस्था की बात कर दिया तो प्रौढ़ावस्था तक तो हम पढ़ते नहीं हैं। कितने तक? 18 वर्ष तक। बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक। युवा अवस्था भी 18 साल के बाद की अवस्था होती है। तो कहाँ तक हम पढ़ते हैं? तो गर्भावस्था से लेकर देखिए किशोरावस्था तक, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जिस मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं उसी को तो बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षक को, यानी जब भी हम बालक के सर्वांगीण विकास करवाएंगे, बालक में सर्वांगीण विकास करवाना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? क्योंकि हम तो शिक्षक हैं, तो किस चीज़ की आवश्यकता होगी? मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की या कक्षा के साथियों की? देखिए, मित्रों की जानकारी होना भी जरूरी है। ठीक, यानी बालक किन किन लोगों के साथ रह रहा है इसकी जानकारी भी शिक्षक को होना जरूरी है। व्यवहार की, उसके बाद आता है ज्ञान की। देखिए, ज्ञान अगर अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा होगा, इसीलिए हम किसका करते हैं? व्यवहार का। ठीक, उसके बाद कक्षा के साथियों की। साथी और मित्र एक ही बात हो गया। तो हम किसका जानकारी रखेंगे? तो व्यवहार की, क्योंकि व्यवहार की जानकारी जब रखेंगे तो उसके साथ साथ ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ जो उनके मतलब देखिए बच्चों का जो फैमिली होगा वो जैसे रहेगा, जिसके साथ रहेगा। ठीक, यानी सॉरी, बच्चा जिस फैमिली के साथ रह रहा है उस फैमिली के बारे में पता चल रहा है उसके व्यवहार से ही, उसके मित्रों के बारे में पता चल रहा है उसके व्यवहार से ही, उसके ज्ञान के बारे में भी पता चल रहा है उसके व्यवहार से ही। यदि हम उसके व्यवहार को देखें तो उनके सभी चीज़ों को हम अच्छे से देख पाएंगे और फिर उनमें हम सर्वांगीण विकास करवा पाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? साथियों, जब भी आप यहाँ प्रश्न पढ़े तो इस चीज़ को जरूर पढ़ें। ये हाँ और नहीं की कन्फ्यूजन में हम उत्तर गलत कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं उत्तर किसको उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक। क्या बाल मनोविज्ञान से हम पूर्व कथन कर सकते हैं बालक के भविष्य के बारे में? बिल्कुल कर सकते हैं कि बालक आगे चल के कैसा होगा। देखिए, 100% नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, ये लगभग ऐसा हो सकता है। उसके बाद आता है बाल निर्देशन में सहायक। यदि बालक को हम निर्देशन दे, इस बालक को आगे के लिए कैसे करना है उसका, वो चीज़ हम निर्देशन में बाल मनोविज्ञान की सहायता ले सकते हैं। ठीक, अब बच्चे को हम सलाह देंगे, ये नहीं कि उसको हम ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देना अब गुनाह माना जाता है। ठीक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में, अब ये कौन सी बात होगी भाई? शिक्षक की आर्थिक प्रगति से क्या मतलब है बाल मनोविज्ञान को? उसके बाद कहता है बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। बिल्कुल, बालक के जो व्यक्तित्व विकास होगा उसको समझने में भी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है, लेकिन आर्थिक प्रगति, आर्थिक मतलब धन रूपी प्रगति शिक्षक की हो, इससे बाल मनोविज्ञान का क्या लेना देना? तो उत्तर आपका कौन सा होगा? 3, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? यहाँ आ गया ना, है कौन सा एक सिद्धांत है किसका? बाल विकास का।
विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। उत्तर 2 कहता है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। उत्तर 3 कहता है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। उत्तर 4 कहता है कि विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, देखिए जब भी हम बात दंड की करते हैं तो ये कोहलबर्ग साहब के को छोड़ के बाकी जगह दंड की बात जब हम करते हैं तो ये गलत बात माना जाता है। उत्तर ये गलत हो गया। अनुभव विकास का एकमात्र, देखिए एकमात्र ही केवल, ये निगेटिव है, निगेटिव है, यहाँ पूछा क्या है पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। देखिए हम जब भी वहाँ बात किए थे कि हम 100% श्योरिटी नहीं रख सकते, हाँ ये अनुमान लगा सकते हैं पर सही ढंग से, ये सही ढंग जो है ना ये नहीं लगा सकते। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। परिपक्वन तथा अनुभव यानी परिपक्वता, विकास जब भी बच्चा बड़ा होता है वो धीरे धीरे परिपक्व होते चला जाता है और उसमें अनुभव भी होते जाता है, तो इसी दोनों के बीच की जो अंतर क्रिया है वही तो है विकास। ठीक, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा है जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पूछ रहा था कि सिद्धांत है, यहाँ पूछ रहा है सिद्धांत नहीं है, ये हाँ नहीं में आप लोग फंसिएगा मत। ठीक, क्वेश्चन को सही पढ़िएगा। चलिए बार क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखते हैं। विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा उत्तर कहता है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारण होता है। आप लोगों को ये एक उत्तर तो गलत पता चल गया होगा। तीसरा कहता है कि विकास जीवन पर्यंत होता है और चौथा कहता है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। देखिए एक एक उत्तर पे चर्चा करेंगे। उत्तर 4 कहता है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, विकास जो है वंशानुक्रम से भी प्रभावित होगा और पर्यावरण यानी वातावरण से भी प्रभावित होगा। ये तो भाई सही बात है, सही बात है तो मतलब उत्तर तो गलत है क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन कहता है विकास जीवन पर्यंत होता है। जी हाँ, विकास जो है सो जीवन पर्यंत यानी गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक होते रहता है। बात तो सही है लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं, इसीलिए उत्तर गलत है। यहाँ कह रहा है कि विकास केवल, भाई साहब हम इसको देखे जब ये कि हम समझ गए कि यही उत्तर सही होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, ये निगेटिव बात ही कर रहा है। विकास संशोधन योग्य है, बिल्कुल संशोधन योग्य है। जब भी बच्चा कोई गलत रास्ते पे चलेगा तो हम उसका संशोधन कर सकते हैं, हम उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की, यानी बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की क्या करता है। तो कहता है कि बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। उत्तर बी कहता है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। उत्तर सी कहता है आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, तो बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं किसको, तो आनुवांशिकता एवं वातावरण, इन दोनों के बीच जितने भी चीज़ आती है यानी आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जितने भी चीज़ें आती हैं उन सभी को तो हम बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। किससे, बच्चों से रिलेटेड। तो बच्चों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, हम उसकी बच्चों की जो बुद्धि है, जो उसकी अपनी बुद्धि है और उसकी जो इच्छा है उसी की जानकारी लेकर हम उसको शिक्षा देते हैं। प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं यानी वातावरण को समझ के हम शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद आर्थिक स्थिति पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि हम बच्चे के पारिवारिक स्थिति को समझेंगे तब तो वैसा माहौल देंगे, बच्चे की आर्थिक स्थिति समझेंगे तब तो ऐसा माहौल देंगे। तो ये सभी के सभी उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि बाल मनोविज्ञान से हम यही सब तो सीखते हैं कि बच्चों को कैसे हम वो व्यवस्था उपलब्ध करवाए। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। देखिए जब भी हम कारक की बात करते हैं ये दो प्रकार के होता है, एक तो हो गया आपका बाह्य, दूसरा होता है आंतरिक कारक, अब देखिए बाह्य कारक जनरली जो है आपका वातावरण से रिलेटेड रहेगा। ठीक, जो भी घटना वातावरण में होता है उसी को हम, वो ज़्यादातर उसी से रिलेटेड होता है। ठीक, और आंतरिक कारक होता है जो हमारे आनुवांशिकता से ज़्यादा रिलेट करेगा। किससे, आनुवांशिकता से ज़्यादा रिलेट करेगा, वो आपका हो जाएगा आंतरिक कारक। ठीक, इसमें देख लीजिए आर्थिक स्थिति जो है ये भी बाह्य कारक है, सामाजिक स्थिति हमारा बाह्य कारक है, जीवन की घटनाएं हमारा बाह्य कारक है। अगर आप ये सब नहीं समझते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो किया हुआ है, सेपरेट वीडियो, आप जाके प्ले लिस्ट में चल जाइए, वहाँ CDP वाले जब ऑप्शन में जाएगा तो आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा,
वहाँ से आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ जाइएगा कि ये आंतरिक कारक क्या होते हैं, बाह्य कारक क्या होता है, कारक से संबंधित सभी चीज़ों को आप समझ जाइएगा। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है तीनों का तीनों बाह्य कारक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। देखिए पूछ दिया आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में बुद्धि, शारीरिक कारण और आनुवांशिक गुण, देखिए ये तीनों आपका आनुवांशिक से रिलेटेड ही है। ठीक, तो इसका भी उत्तर ये तीनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। जो बाल विकास के विभिन्न आयाम है उसकी जानकारी शिक्षकों को क्यों आवश्यक है। भाई क्या जरूरी है, बिना बिना इसके बिना बाल विकास को समझे ही हम पढ़ा दें। तो देखिए इसकी उपयोगिता क्या है। पहला उत्तर कहता है कि बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, यानी बालक की जो समस्या है उसका हम निदान करेंगे। दूसरा है कि बालक के उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, मतलब जब बालक जैसा है उसके अनुकूल शिक्षण विधि अपनाएंगे। ठीक, उत्तर सी कहता है कि बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करेंगे, यानी देखिए बालक जैसा होगा हम उसके अनुकूल उस शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करेंगे। अब भाई जब उसके अनुकूल आप करेगा, आपको कैसे पता है कि बालक कैसा है, उसके लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी है यही, उसके लिए जरूरी है बाल विकास के विभिन्न आयाम, ये तो जरूरी है, तभी तो आप ये तीनों बात समझ पाओगे और बच्चों के लिए कर पाओगे। तो उत्तर कौन सा, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्तिगता के अनुरूप ही बालकों का विकास होगा, मतलब जैसा जिसका व्यक्तित्व रहेगा और वैसे ही उसका विकास होगा। तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता, विकास क्रम की एकरूपता, परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलिए पहले चारों को समझ लेते हैं ये सब है क्या। परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि विकास के जो 6 आयाम है, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, भाषा, ये जो 6 विकास है, ये 6 विकास आपस में अंतर संबंधित होते हैं। मतलब अगर कोई एक अगर रुक गया तो सभी विकास रुक जाएगा। अगर कोई एक मान लीजिए शारीरिक विकास अच्छा कर रहा है तो सभी विकास उसमें अच्छा करेगा। ठीक, यानी एक विकास सबको प्रभावित करता है, यही है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास क्रम की एकरूपता मतलब बताता है, देखिए विकास जो है सो व्यक्तियों में व्यक्तित्व के कारण अलग अलग होगा, लेकिन उसका जो क्रम होगा वो समान होगा, यानी विकास का जो क्रम है वो समान होगा। निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है कि बच्चा गर्भावस्था से जो विकास आरंभ करता है वो मृत्यु तक विकास करते रहता है, और विकास होते ही रहता है। हाँ, कम ज़्यादा, यानी किसी टाइम विकास कम होगा, किसी समय विकास ज़्यादा होगा, लेकिन रुकेगा नहीं। ठीक, इसीलिए निरंतरता का सिद्धांत क्या बताता है कि विकास हमेशा यानी निरंतर होते रहता है। और व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत अभी अभी मैंने बताया कि देखिए जिस व्यक्तित्व के अनुकूल व्यक्ति का विकास अलग अलग होगा, इसी को हम व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहते हैं। वहीं तो ये पूछ रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है आप समझ ही गए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है, सामाजिक सिद्धांत को इसी को हम सामाजिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। देखिए या सामाजिक विकास के इसी को कहते हैं। ये इससे होता क्या है कि हम समाज में रिलेट करके, या कहिए कि समाज से अंतर संबंधित करके हम सामाजिक परंपरा, उसके मूल्य भावों को समझते हैं, सीखते हैं, उसके साथ घुल मिल के जो रहते हैं, वो होता है सामाजिक विकास। ठीक, उसी से रिलेटेड ये सिद्धांत है। उसके बाद आता है कि एकीकरण का सिद्धांत, यानी विकास जो है एक एक करके होता है। ठीक, और निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर होते रहता है। तो अभी आप बताइए कि पहले हाथ का हो रहा है, फिर उंगलियों का, फिर एक साथ चलाना सीखता है, तो ये एक एक करके ही हो रहा है ना, एक एक करके हो रहा है, तो एकीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने अभी अभी बताया था। हमने परस्पर संबंध का जब विकास बताया था कि अगर विकास का कोई भी एक, यानी 6 जो विकास है उसमें कोई एक यदि आगे बढ़ जाता है तो बाकी के पीछे जो 5 विकास है वो भी उसके साथ आगे बढ़ेगा। ठीक, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। एकरूपता का सिद्धांत मैंने बता ही दिया, एकीकरण बता ही दिया, विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए इसको समझते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है एक दिशा में होती है। एक दिशा का मतलब देखिए, या तो विकास सिरोपदाभिमुखी यानी सिर से लेके पैर की ओर होगा, और एक होता है आपका समीप दूरस्थ विधि, यानी सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर जो होगा उसको समीप दूरस्थ विधि कहते हैं। और सिर से लेकर शुरू होकर पैर तक जाएगा, यानी पहले सिर का विकास होगा,
फिर गर्दन का, फिर ऐसे करके नीचे पैर तरफ जाएगा, तो इसको हम शिरोपदाभिमुखी या मस्तकाधिमुखी कहते हैं। तो ये ठीक है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक विकास में भी उतने पीछे रह जाते हैं। आप सभी को मैंने अभी बताया है। तो चलिए इसका उत्तर खुद सॉल्व कीजिए, कौन सा होगा। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों में गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? यह भी मैंने बता चुका है। ठीक, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है आपको पता चल गया। विकास क्रम की एक रूपता क्या है पता है, एकीकरण क्या है पता है, और विकास की दिशा क्या है पता है। ठीक है, यहाँ जो है गत्यात्मक और भाषाई विकास में निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई जो पड़ता है, मैंने बताया था कि जितने भी लोग होते हैं उसका विकास का जो क्रम होगा वो समान होगा, भले ही विकास कम ज़्यादा सब में हो लेकिन क्रम समान होगा। उसके बाद देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आप सबको पता चल गया होगा इसका उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं, इसमें कोई नहीं। अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया देखिए, विकास जो है, अंतःक्रिया मतलब होता है कि यह आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया से ही विकास संभव होता है। ठीक, या ये कहिए कि विकास के जितने भी आयाम हैं वो सभी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक, उसके बाद एकीकरण पता ही है, निरंतरता पता ही है, अंतः संबंधित का सिद्धांत पता ही है। उसके बाद कहते हैं कि बच्चे के विकास के संदर्भ सिद्धांतों को समझने में एक शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चे के विकास के सिद्धांत जो हम समझते हैं वो हमारी क्या मदद करता है, क्या करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, और शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। देखिए, जब भी आपको उत्तर चारों का चारों लगे कि सही है तो फिर आप ज़्यादा की ओर जाइए। ज़्यादा कैसे? यहाँ बात एक की कर रहा है, यानी आर्थिक पृष्ठभूमि की। यहाँ बात किसी कर रहा है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं या औचित्य स्थापित करने के लिए, यहाँ भी बात एक की कर रहा है। और उत्तर 4 में देखिएगा आप, शिक्षार्थी की सामाजिक स्तर को पहचानने में, यहाँ भी बात एक की कर रहा है। लेकिन शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों, मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा है। तो जब ये एक से ज़्यादा बात दिया रहेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को भला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।